नमस्कार। आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं भगवती प्रसाद सोरेन प्रोफेसर इतिहास हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए बीएड पार्ट फर्स्ट का टॉपिक। का पहला टॉपिक और आज के टॉपिक का नाम है महाकवि कालिदास। कालिदास जी हिंदी साहित्य और इतिहास में इनका नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। कालिदास जी जैसा कि आप सभी को विदित है कि उनके जीवन परिचय के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती। कालिदास जी के बारे में कुछ घटनाएं हमें सुनने को मिलती है जो साहित्य में कई लिखी हैं, जो इस प्रकार है। जैसे कालिदास जी को महामूर्ख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा लिखा है कि वो जिस डाली पे बैठते थे उसी डाली को वो काटते थे। तो ऐसे महामूर्ख थे कालिदास जी। तो इतिहास का घटने क्रम में इनके परिचय के बारे में कुछ ऐसा मिलता है कि एक राजा की एक पुत्री थी, उसका नाम था विद्योत्तमा। विद्योत्तमा को उस राजा ने खूब पढ़ाया। वो पंडित प्रकांड पंडित की तरह वह भी साहित्य का अध्ययन कर लिया उसने। और साहित्य का अध्ययन करने के बाद उसके बराबर का वर ढूंढने की बात हुई। तो उनके पिताजी ने विभिन्न दिशाओं में अपनी पुत्री विद्योत्तमा के लिए वर की तलाश की। वर की तलाश में अनेक दिशाओं में मंत्री गए, सैनिक गए, पर उपयुक्त वर कहीं नहीं मिला। इसी क्रम में जब कुछ सैनिक वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक दृश्य चूंकि ऐसा था कि एक व्यक्ति एक पेड़ पे चढ़ा। पेड़ पे चढ़ने के बाद जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है। तो सैनिकों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? कि ये लकड़ियाँ काट रहे हैं। क्या आप जिस डाली पे बैठे हो उसी को काट रहे हो? गिर जाओगे। कब मैं नहीं गिरूंगा। चलो ठीक है। सैनिकों के बात समझ में आई कि विद्योत्तमा के लिए इसको ले जाओ। ठीक है। उसको राशि अच्छे से वस्त्र पहनाया, उसको नहलाया धुलाया और उसको लेके गए। ले जाने से साथ ही उसको एक निर्देश दिया कि आपको बोलना नहीं है, जितनी कोशिश से कम बोलना है। कि ठीक है, कि आपकी शादी करवाएंगे। तो बहुत बढ़िया, खुश हो गया। गए कालिदास जी, राजा का दरबार लगा। विद्योत्तमा ने कहा, मैं देखना चाहती हूँ उपयुक्त वर कौन है। ठीक है, दरबार सजा। एक तरफ कालिदास जी बैठे सामने और दूसरी तरफ विद्योत्तमा बैठी सामने। कि जानना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है मेरा वर है, ये कितना विद्वान है। विद्योत्तमा ने क्या किया? एक उंगली लगाई, एक उंगली दिखाई। कालिदास जी से उसका आंसर पूछा। तो कालिदास जी को पता था कि मेरे को बोलना नहीं है। तो कालिदास जी को ये लगा कि एक उंगली का मतलब है ये मेरी एक आंख खोलना चाहती है, एक आंख खोलना चाहती है। तो कालिदास जी ने क्या किया? दो उंगली बताई। दो उंगली बताई, उसका अर्थ था कालिदास जी के लिए कि मैं तो आपकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। विद्योत्तमा इस उत्तर से संतुष्ट हो गई। विद्योत्तमा ने यह समझा कि ईश्वर एक है क्या, पर कालिदास जी ने दो उंगली दिखाई। उसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर एक है पर अनेक रूपों में उसकी पूजा की जाती है। विद्योत्तमा संतुष्ट हो गई। दूसरा प्रश्न कालिदास जी से पूछा। कालिदास जी से पूछा ऐसे। कालिदास जी ने सोचा कि ये मुझे चांटा मारना चाहती है। अच्छा, तो कालिदास जी ने क्या किया? मुट्ठी बना दी। क्या आप मुझे चांटा मारोगे तो मैं आपको मुक्का मारूंगा। ये बढ़िया बात है।
विद्युतमा इस उत्तर से भी संतुष्ट हो गई। विद्युतमा का अर्थ था कि 5 तत्व होते हैं इस पृथ्वी पे। तो कालिदास जी ने मूर्ति बन गई, तो विद्युतमा को यह उत्तर मिला कि हाँ 5 तत्व होते हैं, उन्हीं से मिलकर यह शरीर बना है। विद्युतमा संतुष्ट हो गई कालिदास जी से और दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात कालिदास जी और विद्युतमा अपने महल के झरोखे पर खड़े थे, बातें कर रहे थे। बातें करते करते विद्युतमा को एहसास हो गया कि जो कालिदास जी है ये मूर्ख है, इन्हें कुछ भी नहीं आता। तो विद्युतमा को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने अपने महल की खिड़की से उनको नीचे धक्का दे दिया। अब नीचे धक्का देने के बाद जस्ट महल में सामने ही काली माता का मंदिर था। कालिदास जी नीचे गिरे, दांतों के मध्य उनकी जीभ आ गई। जीभ आने के बाद वो जीभ कटकर काली माता जी के चरणों में चली गई। चरणों में चली गई तो काली माता प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, उठो वत्स, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आप साहित्य की पूर्णतः अध्ययन करेंगे, साहित्य का पूर्णतः अध्ययन करेंगे। कालिदास जी उसके बाद प्रकांड पंडित बन गए और उन्होंने साहित्य का सृजन किया। ये तो एक किंवदंती है। दूसरी किंवदंती ऐसे है कि जब महल के झरोखे में विद्युतमा का एहसास हो जाता है कि कालिदास जी अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, तो वह उनको भेज देती है कि आप जाइए, पहले साहित्य का अध्ययन कीजिए, विद्वान बनिए, उसके बाद आइए। तो कालिदास जी चले जाते हैं, माता जी के दर्शन कर माता जी के आशीर्वाद से फिर वह विद्वान बन जाते हैं। तो ये रही कालिदास जी के बारे में जो किंवदंती इतिहास में प्रचलित हैं, जो आपके सामने मैंने रख दी। क्लियर? तो ये रही कालिदास जी की जीवन परिचय के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे कालिदास जी के काव्य और नाटक के। उससे पहले एक बात और बता दूं आपको मैं, कालिदास जी का इतिहास में जो वर्णन मिलता है या कालिदास जी का जो समय मिलता है वह इतिहास में गुप्त काल में मिलता है, क्योंकि उनके जो नाटक है उनका नाम जैसे विक्रम है तो विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त विक्रमाद्वितीय के दरबार में कालिदास जी थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कालिदास जी एक थे। इतिहास में जीके का क्वेश्चन भी यही है, किन राजाओं के दरबार में नवरत्न थे। तो किन राजाओं के दरबार में नवरत्न थे? पहले तो कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमाद्वितीय, जो गुप्त काल के शासक थे, उनके दरबार में नवरत्न थे। दूसरे मुगल सम्राट अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। तो इतिहास में 2 ही राजा ऐसे मिलते हैं जिनके दरबार में नवरत्न थे। तो कालिदास जी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के शासक थे, उनके दरबार में नवरत्नों में से एक थे। तो इतिहास की दृष्टि से उनका जो वर्णन मिलता है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में मिलता है। यह रही बात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके दरबार में रहने वाले नवरत्नों में से एक कालिदास जी। क्लियर? तो कालिदास जी का इतिहास में वर्णन कहाँ मिलता है या कहाँ उनका समय मिलता है? गुप्त काल में। क्लियर? ये हो गया। अब इसके बाद इनके बाद हम अध्ययन करेंगे कालिदास जी की प्रमुख रचनाओं की, कि कालिदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। ध्यान रखना, कालिदास जी ने 4 काव्य लिखे, 3 नाटक लिखे। कालिदास जी ने 4 काव्य लिखे, 3 नाटक लिखे, जो आपके सामने है। पहला काव्य है ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत। 4 काव्य, ये 4 हो गए, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत। उसके अलावा उन्होंने 3 नाटक लिखे, विक्रम और वैश्य, मालविका के मित्र, आदिज्ञान, शाकुंतलम। ये हो गए उनके 3 नाटक। विद्यार्थियों, एक बार हमेशा ध्यान रखना कि आप जब कालिदास जी के बारे में परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न के अर्थ को समझ के ही उसका उत्तर देना होता है। कितनी बार जल्दबाजी में अपन क्या करते हैं कि काव्य पूछते नाटक लिख देते हैं और नाटक पूछते काव्य लिख देते हैं, फिर उनके नंबर नहीं आते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कालिदास जी ने 3 नाटक लिखे,
तो कालिदास जी के 3 नाटक विक्रम उर्वशी है, मालविका अभिनेत्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 ही नाटक है। कालिदास जी के काव्य पूछे तो काव्य भी ये 4 के ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत। ये बात बड़े विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि कालिदास जी के अगर नाटक पूछे तो नाटक लिखने हैं और काव्य पूछे तो काव्य लिखने हैं। ये हो गई कालिदास जी के 4 काव्य और 3 नाटकों की बात। अब एक एक करके हम उनके काव्य और नाटकों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहले उनके जो काव्य हैं उनको लेंगे। उनके काव्य कौन से हैं? 4, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत। ये 4 उनके काव्य हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले लेते हैं हम ऋतुसंहार। ऋतुसंहार कालिदास जी की प्रथम रचना मानी जाती है। ऋतुसंहार जो काव्य है वो कालिदास जी की प्रथम रचना मानी जाती है। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। कालिदास जी की जो प्रथम कृति है ऋतुसंहार, उसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। अब 6 ऋतुएं कौन कौन सी? 3 तो आपको पता है, सर्दी, गर्मी, बरसात। ये हमेशा ये रहेगी, सर्दी, गर्मी, बरसात। उसके अलावा 3 ऋतुएं हेमंत, शिशिर, पतझड़। ये 3 ऋतुएं और हैं, तो टोटल हो गए 6 ऋतुएं। तो 6 ऋतुओं की जानकारी हमें कालिदास जी के इस ऋतुसंहार में मिलती है। इन 6 ऋतुओं को 6 सर्गों में बांटा गया है। 6 सर्ग यानी 6 अध्याय। 6 अध्याय में 6 ऋतुओं के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको कालिदास जी दे देते हैं कि किस मौसम में क्या होता है, किस मौसम में कैसे परिवर्तन होते हैं और कौन सी ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है। तो ये मुख्य रूप से आपके जो पहला जो कालिदास जी की प्रथम कृति है वह है ऋतुसंहार, जो आपके सामने मैंने रख दी है। क्लियर? अब दूसरी कृति लेंगे। अब कौन सी लेंगे? दूसरी कृति, जिसका नाम है कुमार संभव। ये बहुत ही अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, जो आपके सामने हमने रखा है। कालिदास जी की यह एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। 17 सर्ग यानी 17 अध्याय कह लो, वो भी ठीक है। कुमार संभव कालिदास जी की कृति है और इसमें 17 सर्ग है। कालिदास जी ने इसमें पौराणिक घटनाओं को बड़े नवीनता, सरलता और लालित्य उत्पन्न करके इसकी रचना की है और यह बड़ा मौलिक प्रतीत होता है। यह बड़ा मौलिक प्रतीत होता है। इसमें पर्वतराज हिमालय का सुंदर हृदयग्राही वर्णन मिलता है और बसंत ऋतु, वन का उपमव सौंदर्य, भगवान शिव की समाधि, बटुकेश्वरधारी शिव पार्वती संवाद, अनुपम शोभा और शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म, देवताओं का सेनापति नियुक्त होना कार्तिकेय का, फिर तारकासुर का वध करना आदि घटनाओं का इनमें वर्णन मिलता है। तो इसकी इन घटनाओं को हम दूसरे तरीके से समझेंगे। जैसे एक बार तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ था, तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि मेरी मृत्यु शिव जी के पुत्र से हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, अब उनको वरदान मिल गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शिव और रति का, शिव जी और रति का विवाह हुआ। शिव जी और शक्ति माता का विवाह हुआ था, जो कामाख्या देवी के नाम से जानी जाती है। उनका विवाह हुआ था। पर क्या है, कुछ घटनाएं ऐसे घटी कि उनका देहांत हो गया। देहांत होने के पश्चात देहांत क्यों हुआ? एक्चुअल में क्या हुआ कि शिव जी के जो ससुर जी थे उन्होंने उनको इनवाइट नहीं किया तो यह बात उनकी पुत्री को पसंद नहीं आई, जो शिव जी की पत्नी थी। वो जाकर क्या करते हैं, अपने पिताजी को इस बात के लेकर नाराजगी जताते हैं। पर पिताजी को उनके मन ऐसी बात होती है कि वह अग्नि समाधि ले लेते हैं। अब अग्नि समाधि लेने के बाद शिव जी को ये बात अच्छी लगती है और वो क्या करते हैं, समाधि लगा कर बैठ जाते हैं कि मुझे कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है, शक्ति माता चले गए। ठीक है। अब तारकासुर ने भी उधर क्या कर दिया, वरदान ले लिया। अब शिव जी समाधि में बैठे हैं। अब तारकासुर ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। हाहाकार मचाने के बाद क्या हुआ,
अब भोलेनाथ जी को जगाना पड़ेगा। अब उनकी शादी होगी, जब उनके पुत्र होगा वो पुत्र किसका वध करेगा? तारकासुर का। अब भैया शिव जी को जगाएगा। इसी पीरियड में क्या हुआ कि कामदेव और रति को ये काम सौंपा गया था। क्लियर? अब रति को काम सौंपा गया, कामदेव को काम सौंपा गया। अब कामदेव और रति ने शिव जी के सामने जाकर विभिन्न मुद्राओं में नृत्य किया, फिर भी शिव जी ले जाके अंत में क्या करते हैं, कामदेव अपने कामदेव वाला तीर है ना शिव जी के तीसरे नेत्र में चला देते हैं। तीसरे नेत्र में जैसे चलाते हैं तो वो नेत्र में जाके तीर लगता है, शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाता है। खुलने के बाद क्या होता है, सामने कामदेव को देखते हैं शिव जी तीसरे नेत्र से, और वह अग्नि निकलती है और अग्नि से कौन भस्म हो जाता है? कामदेव। अब कामदेव की मृत्यु हो जाती है, भस्म हो जाते हैं। अब भस्म हो जाते हैं तो रति का करुण मिलाप ही भी इस कुमार संभव में लिखा गया है। अब रति को फिर वो वरदान आशीर्वाद देते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब जन्म लेंगे पृथ्वी पर तो उनके और रुक्मिणी के विवाह से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो कामदेव होंगे। क्लियर? अब वो इंतजार करो उनका। इधर जैसे ही पृथ्वी शिव जी जगते हैं, जगने के बाद क्या होता है कि क्या बात हुई कि साहब तारकासुर नाम का एक राक्षस है, उसने ऐसे ऐसे काम किए कि ठीक है, क्या है उसका? तो उन्होंने कहा आप विवाह करें और आपके विवाह से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का वध करेगा। ये वरदान उसने पाया है कि ठीक है। फिर शिव जी और पार्वती के विवाह का वर्णन भी इसमें किया गया है। फिर उनसे कार्तिकेय का जन्म होता है। फिर देवताओं द्वारा, भोलेनाथ द्वारा उनको सेनापति नियुक्त किया जाता है, वह जाके तारकासुर का वध करता है। ये आदि घटनाएं इसमें हिमालय का सुंदर वर्णन किया गया है। इसी ही बातों का वर्णन अपने जो नेक्स्ट काव्य है कालिदास जी का कुमार संभव, उसमें किया गया है। तो ये हो गया आपके सामने कुमार संभव। क्लियर? दूसरा क्लियर हो गया, पहला हो गया और दूसरा हो गया। अब बात करते हैं तीसरे नाटक की, सॉरी काव्य की। तीसरा काव्य है रघुवंश। क्लियर? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा रघुवंश। इसमें कुल मिला के 19 सर्ग है, अलग अलग चैप्टर है, 19 सर्ग है। नाम से स्पष्ट हो रहा है रघुवंश। रघु यानी प्रभु श्री राम और उनके वंश का वर्णन इसमें किया गया है, जो 19 सर्गों में विभाजित है। और रघुवंश के 29 राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है, जो एक कालक्रम के अनुसार पूरा का पूरा चल रहा है। इसमें बीच में कहीं भी विराम नहीं है। तो प्रभु श्री राम और उनके जो 29 वंशज हैं उनकी जो जानकारी है, उनके बारे में जो साहित्य सृजन किया गया वो कालिदास जी ने रघुवंश पे किया गया। ठीक है? साथ ही रघुवंश में भगवान श्री राम और माता सीता दोनों पुष्पक विमान में बैठकर बहुत से रमणीय स्थानों पर घूमने जाते हैं। उनका वर्णन भी कालिदास जी ने अपने रघुवंश नाटक में किया है। क्लियर? साथ ही कालिदास जी की यह जो पुस्तक है इसमें घटनाओं का एक अविरल क्रम है, जो बीच में कहीं से भी नहीं टूटती है। रघुवंश के प्रत्येक पद पर पाठक को आनंदित एवं भाव विभोर करने की क्षमता है, इसलिए रघुवंश को महत्व दिया गया है, क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम का वर्णन किया गया है। क्लियर? प्रभु श्री राम के साथ साथ उनके 29 वंशजों का लव पुस्तक का वर्णन इसमें किया गया है। क्लियर? ये हो गया आपका तीसरा काव्य। कौन सा हो गया? ऋतु कहाँ, कुमार संभव, रघुवंश, ये तीन। अब चौथा लेंगे अपन मेघदूत। बहुत इंपॉर्टेंट है मेघदूत, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के। आप सुनोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि रघुवंश मेघदूत में ऐसी क्या खास बात है। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है। कौन सा? मेघदूत। मेघदूत में क्या हुआ? यक्ष, एक यक्ष होता है जो कुबेर के श्राप के कारण, कुबेर यक्ष किसे कहते हैं पहले तो ये ध्यान दें। यक्ष उसे कहते हैं जैसे कोई मनुष्य जन्म या असुर होता है, उसके अच्छे कर्म होते हैं तो वह यक्ष बन जाता है, ऐसा माना जाता है। तो यक्ष बनने के बाद वह कुबेर जी के पास था। कुबेर जी ने उनको श्राप दे दिया, कोई बात हो गई, श्राप दे दिया कि आप अपनी राजधानी अलकापुरी को छोड़कर रामगिरी पर्वत पर जाके रहोगे। ठीक है? अब उनको क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया अपनी राजधानी से। अब निष्कासित करने के बाद वह अकेला यक्ष कहाँ चला गया? अलकापुरी को छोड़कर रामगिरी पर्वत पर। अब रामगिरी पर्वत पर एक टूटा फूटा खंडर और उसमें यक्ष जी विराजमान। अब उनको
याद आए अपनी राजधानी की, अपनी पत्नी की। वो जा नहीं पाता क्योंकि वो श्राप के कारण वहीं तक उसको रहना पड़ेगा। ये भी बड़ी विचित्र वीडियो बनाती कि यक्ष जी पहुंच गए। अब यक्ष जी क्या करते हैं कि अपनी बात को, अपनी राजधानी अलकापुरी तक कैसे पहुंचाएं, इस बात का लेकर वर्णन इसमें किया गया है इस पुस्तक में, जिसका नाम है मेघदूत। मेघों को दूत बनाते हैं, मेघदूत नाम भी इसीलिए रखा। उस यक्ष ने मेघदूत यानी मेघों के माध्यम से अपनी जो मन की व्यथा है, अपनी जो याद आ रही है, उसकी बात है, वो मेघों को संदेश देते हैं, दूत बनाते हैं और वह जाकर उसकी राजधानी अलकापुरी, उसकी पत्नी को वह बात बताते हैं। ऐसा एक काल्पनिक जो प्रकृति का मानवीकरण इस काव्य में हुआ है, वो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। इसलिए कि इसमें मेघों को माध्यम बनाया और इसके दो पार्ट है, पूर्व में और उत्तर में। क्लियर? एक में राजधानी से निर्वासित होता है और दूसरे में चला जाता है। फिर वो मेघों को जो जा रहे हैं उसकी राजधानी की तरफ, उनको अपना संदेश देता है और वो जाकर अपनी राजधानी और अपनी पत्नी को वह संदेश सुनाते हैं। इन आदि बातों का वर्णन इसमें किया गया है। तो चार आपके सामने मैंने काव्यों का वर्णन कर दिया है। पहला कौन सा है? ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत। क्लियर? चार हो गए। पहले क्या हुआ? 6 ऋतुओं का वर्णन। कुमार संभव में सदासर है, रघुवंश में भगवान राम और उनके बारे में वर्णन है, मेघदूत में मेघों का वर्णन है। कुमार संभव में देखिए, ठीक है। अब अगला इनका वर्णन होने के बाद हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे विक्रमो उर्वशी। किसका करेंगे? विक्रमो उर्वशी का, जो कालिदास जी के 3 नाटक हैं, जिसमें से पहला नाटक है विक्रमो उर्वशी और उनके बाद में अध्ययन करेंगे मालिका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो पहले लेते हैं अपन विक्रमो उर्वशी। विक्रमो उर्वशी कहते हैं कि क्या नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है, क्योंकि विक्रमो उर्वशी में जो कथानक है, जो इसकी कथा वस्तु है, वो प्रेम कहानी पर आधारित है। प्रेम कहानी पर कैसे आधारित है? सुनिए जरा। एक राजकुमार होता है पुरुरुवा, नाम क्या है? पुरुरुवा, और उसको स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाता है तो प्रेम होने के बाद वो क्या मिलते हैं? उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा चोरी छुपे स्वर्ग से पृथ्वी पर आती है पुरुरुवा से मिलने के लिए। एक दिन मिला, 2 दिन मिला, कुछ दिनों बाद क्या है कि उर्वशी के पृथ्वी पर आने की जो बात है, वो उनके जो देवता हैं इंद्र भगवान, उनको पता लग जाती है। अब उनको पता लगने के बाद क्या होगा? वो मानेंगे तो वो उनको कहते हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते, जाके उनको श्राप दे देते हैं और वह क्या करती है? पृथ्वी पर आती है। वही वह क्या करती है? वन में एक लता बन जाती है। अब लता बनने के बाद पुरुरुवा उसके वियोग में दर दर भटकता है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर मणि द्वारा वह वापस लता से उर्वशी बनती है और दोनों का पुनर्मिलन होता है। इन घटनाओं का वर्णन कालिदास जी ने अपने जो नाटक है विक्रमो उर्वशी में किया गया है। क्लियर? विक्रमो उर्वशी में क्या है? पुरुरुवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है। बहुत मार्मिक लताओं के बारे में, उपवन के बारे में, पुरुरुवा और उर्वशी के प्रेम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कालिदास जी ने अपने नाटक विक्रमो उर्वशी में की है। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया पुरुरुवा और उर्वशी। अब अगला जो है नाटक वह है मालविका और अग्निमित्र। ठीक है, उसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। याद रखना बच्चों, मालविका अग्निमित्रम। तो अगला कौन सा है? मालविका अग्निमित्रम। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी जो कथा वस्तु है, कथानक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात यहाँ जीके की बात करते हैं। मालविका अग्निमित्रम, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कालिदास जी गुप्त काल में राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, किंतु उन्होंने मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी के बारे में वर्णन किया। जो ये शायद इसका जो नायक है, जिसका नाम है अग्निमित्र, ये गुप्तकाल का नहीं है, ये गुप्तकाल से पहले शुंग वंश का है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जीके का
कि कालिदास जी ने मालविकाग्निमित्रम में जिस नायक या नाटक में जिस नायक का वर्णन किया है वह किस वंश से संबंधित है। तो अक्सर बच्चे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, गुप्त काल के थे, गुप्त काल के थे, गुप्त काल के थे, यही बात रिपीट कर लेंगे, फिर आगे जाकर क्या करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कर लेंगे। पर ध्यान रखना, अग्निमित्र गुप्त काल का शासक नहीं है। अग्निमित्र गुप्त काल के शासक के बजाय शुंग वंश का शासक है। क्लियर? पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र, उनके बारे में इसका वर्णन किया है कालिदास जी। जीके का क्वेश्चन है, अग्निमित्र किस वंश का है? शुंग वंश का। ये इतनी सी बात याद रखना। अब बात करते हैं इसकी कथानक कथा वस्तु के बारे में। मालविकाग्निमित्रम, इस नाटक में अग्निमित्र, मालविका और इरावती के बारे में लिखा गया है। हुआ क्या, अग्निमित्र की शादी इरावती से हो जाती है। इरावती अग्निमित्र की पत्नी है और उसी इरावती की जो दासी है उसका नाम है मालविका, और वो दासी बन जाती है। और वही दासी मालविका अग्निमित्र से प्रेम करने लगती है, अग्निमित्र भी उनसे प्रेम करने लग जाता है। अब ये बात रानी को पता पड़ी, शुंगमित्र के अग्निमित्र के की पत्नी इरावती को ये बात पता पड़ती है कि ये दासी प्रेम करती है राजा से। तो वो क्या करती है, उसको पकड़वा कर जेल में डलवा देती है। जेल में डल जाने के बाद इरावती को ये ज्ञात होता है कि मैंने जिसे जेल में डलवाया है वह दासी नहीं है, वह भी किसी राजा की राजकुमारी है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो उसे लेकर वापस निकलवाती है और अग्निमित्र से विवाह करवा देती है। इनका बड़ा रोचक वर्णन इसमें किया गया है मालविका अग्निमित्रम नाटक में। क्लियर? तो इसके 3 पात्र हैं, मालविका, अग्निमित्र और इरावती। क्लियर? ये 3 नाटकों का वर्णन इसमें कालिदास जी ने किया है। अब बात करते हैं अपन तीसरे नाटक की, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम से स्पष्ट हो रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो शकुंतला के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की बेटी थी, और जब विश्वामित्र ने तपस्या की थी तो इंद्र का सिंहासन डोल उठा था। तो इंद्र ने क्या किया, मेनका को पृथ्वी पर भेजा और विश्वामित्र की तपस्या करने के लिए आई। और आते क्या किया उन्होंने, अपने रूप और सौंदर्य और नृत्य के द्वारा विश्वामित्र की उन्होंने तपस्या भंग कर दी। भंग करने के बाद क्या हुआ, उन दोनों के मिलन से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था शकुंतला। अब विश्वामित्र को मेनका से प्रेम हो जाता है, पर मेनका स्वर्ग की अफसर वापस स्वर्ग लौट जाती है और वह पुत्री विश्वामित्र के हाथ में दे जाती है। और विश्वामित्र को भी इस बात का बड़ा दुख हुआ, और वह क्या करते हैं, वो कणव ऋषि के आश्रम में उस लड़की को दे देते हैं और खुद हिमालय में जाकर वापस तपस्या करने लग जाते हैं। अब वह कहाँ आ गई शकुंतला, कणव ऋषि के आश्रम में। कणव ऋषि के आश्रम में कणव ऋषि और लड़की शकुंतला दोनों थे। बचपन उनका वहीं बीतते हैं, लताओं से, पेड़ों से, पक्षियों से उनकी मित्रता हो जाती है शकुंतला जी की, और वह वहीं रहती है। इसी पीरियड में क्या हुआ, कणव ऋषि जी बाहर चले जाते हैं। चलने के बाद क्या हुआ, उस समय एक राजा दुष्यंत का आगमन होता है। राजा दुष्यंत आते हैं। आने के बाद क्या होता है भाई, वह शकुंतला को देखते हैं। शकुंतला को देखने के पश्चात वह उससे प्रेम का इजहार करते हैं, बताते हैं कि हम आपसे प्रेम करें, पर शकुंतला कोई जवाब नहीं देती है, पर उसकी हामी होती है। दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद दुष्यंत को वापस लौटना होता है। तो दुष्यंत क्या करते हैं, अपनी एक मुद्रिका निकाल कर शकुंतला के हाथ में दे देते हैं कि ये मेरे प्रेम की निशानी है और ये आपके पास रहेगी। कोई भी पूछे तो ये बता देना, वो समझ जाएंगे कि आप मेरे लिए हैं। ठीक है, चले जाते हैं दुष्यंत जी। अब दुष्यंत के ख्यालों में शकुंतला खोई रहती है। तो उसी समय बीतता है तो दरवाजे पर शकुंतला बैठी रहती है और अपने प्रियतम की याद उसे सताती है, याद आती है। मन ही मन में उनका सिमरन चल रहा होता है
इसी श्रृंखला में आगे दरबार पर बोलते हैं ना, उनके घर के बाहर द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं। ऋषि दुर्वासा आते हैं, वो भिक्षा मांगते हैं, तो शकुंतला उनकी बात को अनसुना कर देती है, क्योंकि वो अपने प्रिय की याद में खोई रहती है। और दुर्वासा ऋषि इस बात से लेकर नाराज हो जाते हैं और वह कमंडल से जल निकालते हैं और शकुंतला पर डाल देते हैं, उन्हें श्राप दे देते हैं। श्राप क्या देते हैं कि जिसकी याद में आप खोए हो, जिसकी याद में आप खोए हो, वो आपको भूल जाए, यानी आप नहीं भूलोगे, वो भूल जाए आपको और भूल जाए। अब दुष्यंत के दिमाग में सारी की सारी बातें किसकी निकल गई? शकुंतला की। दुष्यंत भूल गया, समय बीतता जाता है। उससे पहले शकुंतला को एहसास होता है कि दुर्वासा ऋषि ने जो श्राप दिया उसका कुछ ना कुछ बोलते हैं ना आंसर तो होगा, तोड़ तो होगा। तो वो कहते हैं कि उसके द्वारा दी गई कोई चीज़ अगर आपके पास है और आप उसे दिखा देंगे अपने प्रियतम को, तो वो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी उनको और आपका मिलन हो जाएगा। इसी श्रृंखला में क्या होता है, शकुंतला जी को जो अंगूठी होती है, मुद्रिका होती है, वो पानी में नहाते हुए समय नदी में गिर जाती है। अब नदी में गिर जाती है तो शकुंतला को कुछ भी नहीं हो सकता, पर समय का पहिया घूमता वापस। हुआ क्या, वह मुद्रिका जो नदी में गिरी वह एक मछली के पेट में चली जाती है। मछली के पेट में चली जाती है, मछली बड़ी होती है। अब वो जो मछुआरा होता है उस मछली को पकड़ता है और राजा को बेचता है। राजा देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, तो उस मछली को क्या है कटवाते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलती है? मुद्रिका। और मुद्रिका देख कर कहते हैं ये मुद्रिका मिली है। तो मुद्रिका देखकर उनको याद आती है कि मैंने उस वन में गया था और मैंने किससे विवाह किया था? शकुंतला से। और वो वापस घटनाक्रम याद आता है। राजा दुष्यंत आते हैं और शकुंतला को वापस अपने साथ ले जाते हैं। तो इस घटना का बड़ा ही रोचक ढंग से जो प्रस्तुतिकरण है वो कालिदास जी ने अपने नाटक में किया है, जो बड़ा ही उत्कृष्ट और अच्छा है। तो ये हो गए कालिदास जी की प्रमुख रचनाएं। क्लियर? तो कालिदास जी की प्रमुख रचनाएं एक बार वापस रिपीट करेंगे। 4 काव्य और 3 नाटकों के बारे में। पहला काव्य ऋतुसंहार, दूसरा कुमार संभव, तीसरा रघुवंश, चौथा मेघदूत। ये हो गए इनके 4 काव्य और इनके 3 नाटक जो आपके इधर देख रहे हैं। विक्रम उर्वशी, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम। कैसा लगा आपको आज जो पढ़ा? जरूर बताइएगा। क्लियर? इसके आगे हम अध्ययन करेंगे कालिदास जी की साहित्य की विशेषताएं, यानी अगली जो क्लास में है इसके साथ ही उसमें अपन अध्ययन करेंगे आप और हम लोग मिलकर कालिदास जी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। क्लियर?